हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर कर लेना। इन टॉपिक्स को कर लोगे तुम्हारे बोर्ड के परीक्षा में साइंस में 70+ आ जाएगा। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझते हैं। पहला चैप्टर तुम्हारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें से ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें सीख कर जाना है कि इक्वेशंस को हम बैलेंस्ड कैसे करते हैं। इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चंस रहेगा वो एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें ए बी सी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर इस टाइप में हमें वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। या तो तुम इक्वेशन को पूरा बैलेंस्ड करके पी क्यू आर ले लो, और या तो फिर ऑप्शन से लेकर भी तुम बना सकते हो। ठीक है, तो इससे तुम्हारे पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक तुम्हारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 100% इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने वाला है। 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पढ़ा हुआ होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो मोर एलिमेंट जो मोर एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से वो रिप्लेस कर लेता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है। तो मैंने इसके बारे में चारों बता दिया है, हालांकि इसके जो एक एक एग्जाम्पल्स होंगे अच्छे से समझ लेना। ओके, देन तुम्हारा तीसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इससे भी कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% आने वाला है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कैसे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, देन एक लास्ट हो गया तुम्हारा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा 100% आ जाएगा। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इसमें तो एक्टिविटी है नहीं, तो क्या एक्टिविटी नहीं करना है? करना है, सारे एक्टिविटी करने, जितने भी तुम्हारी किताब में एक्टिविटी होंगे सारे कर लेना। एंड जो भी एक्टिविटी मिलेगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंडर में ही मिलेगा, तो वो जो है तुम्हारा मैंने इस टॉपिक में ऐड कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। और किसी भी स्टूडेंट्स को एक्टिविटी समझना होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियोज़ में तुम्हें एक्टिविटी भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना। देन तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, जिसमें है तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें से एक कर लेना एसिड बेसिस का रिएक्शन मेटल के साथ। जब एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन ऑलरेडी हम समझे हुए हैं। ठीक है, देख लेना। एंड फिर मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या हमें मिलता है, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये सब हमें समझना है। ठीक है, फिर पीएच स्केल और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें एक मैंने छोड़ दिया है इंडिकेटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, उसको भी अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे मेरा छूट गया है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इंडिकेटर भी एक पढ़ लेना। एंड केमिकल प्रिपरेशंस कर लेना। ऐसे तो 4-5 केमिकल प्रिपरेशंस हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना है हमें। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा केमिकल प्रिपरेशंस है वो तुम्हारा वॉशिंग सोडा का है और कास्टिक सोडा का है। इसी में से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, या तो कास्टिक सोडा से आएगा और या तो वॉशिंग सोडा से आएगा। ठीक है, बोल देगा सॉल्वे प्रोसेस द्वारा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करो, या कास्टिक सोडा का तुम्हारा क्लोर अल्कली प्रोसेस वाला से करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। और इनके यूजेस को भी कर लेना याद, कम से कम 2-3 यूजेस जो है याद कर लेना है तुम्हें। ठीक है, गारंटी मैं कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस टॉपिक से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, इसमें से ये जो तुम टॉपिक्स देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गारंटी यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी कम से कम 8 से 10 प्रॉपर्टी होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें तुम्हें मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको देख लेना, 6-7 चीज़ें होंगी।
8 8 10 प्रॉपर्टी होता है, उसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन चांसेस कम है कि केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आएगा, और थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स से भी रिलेटेड है। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने पीछे करवाए थे, जैसे ये तुम्हारा मैंने बताया था कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, या फिर रिएक्शन एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, तो वो करोगे ना तो वो तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा वहाँ से ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं लिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी मिलता जुलता हुआ है तुम्हारा। देन तुम्हारा आ गया अगला जो टॉपिक है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। पेपर में छपा हुआ रहेगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन, गारंटी आने वाला है, ठीक है। फिर अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कोरोजन क्या होता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन रहता है। मेटल्स को हम प्योर बनाते हैं, ऐसे मेटल की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो 90% प्योर होता है, उस 90% को हम 99.9% तक हम प्योर कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा करते हैं। ये तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से आएगा। देन एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, ठीक है, कर लेना, पेपर में ये तुम्हारा आ रहा है एनोडाइजिंग, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख लेना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो करने के लिए सीख लेना। क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा 100% बनने वाला है, ओके। देन अगले चैप्टर की ओर आ जाते हैं, जो कि तुम्हारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ऐसे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पढ़ाई होगा। ये एल्केन ग्रुप वाला सेचुरेटेड होता है और एल्कीन और एल्काइन वाला अनसेचुरेटेड होता है। लेकिन और अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉमेनक्लेचर सीख लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आ रहा है तुम्हारे पेपर में। नॉमेनक्लेचर को अच्छे से सीख कर जाना, प्रशांत भैया ने बहुत ही अच्छे से नॉमेनक्लेचर को समझाया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ लेना, प्रशांत भैया की वीडियो से आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। फिर अगला तुम्हारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये तुम्हारा आने वाला है, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चंस। देन होमोलोगस सीरीज कर लेना, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, 100% बनेगा। एंड इसमें तुम एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, स्टर के बारे में जानोगे क्या होता है, वो सब समझ लेना, क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ से बनेगा। एंड लास्टली फिर सोप्स और डिटर्जेंट्स में डिफरेंसेस थोड़ा सा देख लेना, पेपर तुम्हारा इन्हीं में से आ जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं तुम्हें कर रहा हूँ, 100% मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा। तो केमिस्ट्री सारे खत्म हो चुके हैं, हम अगले चैप्टर 5 में आ जाते हैं, जो कि है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले तुम्हें करना है, डबल सर्कुलेशन करना है, रट लो, वो हार्ट वाला जो होगा उसको भी अच्छे से समझ लेना, कहाँ से क्या मतलब होता है, ठीक है। वो सब समझ लेना अच्छे से, तुम्हारा हार्ट वाला जो डायग्राम होगा ना बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ लेना, वेना के बाद जो भी आर्टरी वेन्स वगैरह है वो सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो सब बहुत ही अच्छे से तुम्हारा मतलब करना जरूरी है, पेपर वहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे होता है, 2 तरीके से होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के से जो होता है जिस प्रोसेस से होकर गुजरता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, फ्लोएम से जो होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, फ्लोएम मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। वो सब समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से तुम्हारा पेपर में बनेगा। देन तुम्हारा है ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड सीक्रेशंस, जो भी ह्यूमन बींग्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है ये तुम्हारा टॉपिक है डाइसन इन ह्यूमन में। तो वहाँ पे देख लेना माउथ में कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड होता है। फिर स्टोप मैक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वो क्या सीक्रेट करते हैं। फिर तुम्हारा लीवर और पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है, क्या ग्लैंड वो कौन सा ग्लैंड को सीक्रेट करता है, ठीक है। वो सब समझ लेना एंड उसके क्या रोल हैं, ठीक है। वो समझ लेना, गारंटी वो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 100% बनने वाला है। इसके बाद है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज, इससे भाई पेपर छपा हुआ रहेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो 3 तरीके से होता है, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, और एक होता है ऑक्सीजन की कमी में। तो वो तीनों कर लेना, तीनों का तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पेपर में छपकर आने वाला है। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी एक बार देख लेना, इतना कर लोगे बहुत ही अच्छा से तुम्हारा ये जो पेपर है बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, अच्छे से नंबर से तुम पास भी कर जाओगे।
इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा अगला जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें से जो रिफ्लेक्स एक्शन और ये जो रिफ्लेक्स आर्क है पहले इसको समझ लेना। रिसेप्टर्स कौन कौन से हमारे और मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसको समझ लेना। आँख में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्किन में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, नोज में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, समझ लेना भाई। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है। फिर न्यूरॉन का और ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें देख लेना कि जैसे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हो गया या न्यूरॉन है तो उसमें उसका नेमिंग को देख लेना। लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस बनाने नहीं आएगा, सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा, ठीक है। तो देख लेना और एंड उसके फंक्शन याद कर लेना, वो भी फंक्शन भी पूछा जाएगा। देन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा गारंटी पूछा जाएगा। और भाई ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन पेपर में छपकर आने वाला है, ये 100% की मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिसमें देख लेना कि कौन सा, जैसे हमारे पूरे बॉडी में कौन कौन सा ग्लैंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या सीक्रेट करता है वो, ठीक है। तो कौन सा ग्लैंड, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो क्या रिलीज करता है, मतलब क्या सीक्रेट करता है, उसके क्या फंक्शन है, ये सब अच्छे से समझ लेना। देन फिर प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन का टाइप है तुम्हारा ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रोमोटर। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या क्या होते हैं, अच्छे से समझ लेना, ये भी तुम्हारे पेपर में आने वाला है। एंड लास्टली ट्रोपिज्म के टाइप्स, जिसमें तुमको फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में समझना है। क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की ओर, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें से ये तुमको करना है कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर मेथड्स। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का जो मेथड्स है, तीन मेथड्स होगा, वो मेथड्स अच्छे से समझ लेना। और कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, तो वही प्रेगनेंसी के लिए रोकना, तो वही चीज़ होता है, तो उसको थोड़ा अपने तरीके से बना के लिख लेना, समझ लेना। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें से तुम भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको देख लेना कि कौन सा वायरल होता है, कौन सा बैक्टीरियल होता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारा है मेल, फीमेल और फ्लावर, इन तीनों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो डायग्राम है वो भी करना है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने नहीं आएगा, लेबल करने के लिए आएगा। तो देख लेना डायग्राम में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड खास करके जो मेल वाला का जो फंक्शन होगा वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद है पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है और उसके जो पॉलिनेशन के टाइप होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, इसको समझ लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी तुम्हारे पेपर में बनेंगे। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप से क्वेश्चन आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, टोटल 6 टाइप होगा, देख लेना। फ्यूजन होगा, रीजनरेशन होगा, ये तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन होगा, बर्डिंग होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, 5-6 टाइप होगा, लेकिन उसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ठीक है। जनरली ऐसे फ्यूजन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही पूछा जाता है, बट कहा नहीं जा सकता है, 6 का 6 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि 6 टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट अगला चैप्टर है तुम्हारा हियरडिटी, जिसमें से मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, भाई पेपर में इसी से टॉपिक से ही रिलेटेड आएगा। तो एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेना, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेना, इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो समझ लेना क्या होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कुछ एलील वगैरह का भी टर्म यूज़ होगा, उसको भी समझ लेना। दूसरा तुम्हारा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर तुम्हारा बनता है, ठीक है। 100% क्वेश्चन तुम्हारा इससे बनने वाला है। एंड लास्टली आ गया तुम्हारा मेंडल्स का लॉ, 3 लॉ है, एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, एक और लॉ है, ठीक है। 3 लॉ है, तीनों लॉ को अच्छे से समझ लेना, वो भी तुम्हारे पेपर में बनेगा। देन अगला तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है। एंड इसमें हमें करना क्या है, हमें करना है इमेज फॉर्मेशन सीख कर जाना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे अगर हम ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ कहाँ पे बनता है। एंड कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस है, अच्छे से सीख कर जाना, पेपर में 100% बनेंगे। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का भी
इमेज फॉर्मेशन और उसका यूजेस को करके जाना। गारंटी क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बनेगा, नहीं बनना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। देखने पे लगेगा कि सर टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन भाई इजी है, अगर तुम एक बार पढ़ोगे ना तो इजी लगेगा। देन तुम्हारा स्नेल्स लॉ है, जिसमें पढ़ा हुआ होगा कि साइन आई बराबर साइन आर होता है इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, उसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। फिर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। एंड लास्टली इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा, उसको याद कर लेना। जैसे जो मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u, या फिर पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है 1/f। तो ये सब कुछ फार्मूला याद रखना। मैग्नीफिकेशन के लिए मिरर का फार्मूला, दो फार्मूला होता है -v/u या फिर hi/ho, ये सब पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो वो सब अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ये टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपकर आने वाला है, गारंटी आने वाला है, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जरूर कर लेना। ह्यूमन आई डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, जिसमें जैसे अगर किसी को मायोपिया हो जाए तो कौन सा लेंस लगाएंगे, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो कौन सा लेंस लगाएंगे, प्रिस्बायोपिया हो जाए तो कौन सा लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने लिख भी दिया है, मायोपिया हो जाए तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और प्रिस्बायोपिया हो जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह के लेंसेज को लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इसका रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम, जैसे कोई अगर मायोपिया, किसी को मायोपिया हो जाए तो उसका डायग्राम कैसे होगा और उसका करेक्शन का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक टॉपिक और तुम्हारा कर लेना, ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को अच्छे से समझ लेना। बस यही दो चीज़ करना, बाकी इसमें और भी टॉपिक्स है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा नहीं बनेगा। फिर आगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 11, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या करना है, एक तो हमें ओम्स लॉ करना ही करना है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इससे पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा छपा हुआ रहने वाला है। एमीटर और वोल्ट मीटर को अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा बनेगा। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस नहीं, रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर तुम्हारा बनेगा, गारंटी बनेगा, इससे आउट तुम्हारा बनेगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें पता है न्यूमेरिकल्स है, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर है। एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यूमेरिकल्स की ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक हमने बताई हुई है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, उसको देख लोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तुम अपने एग्जामिनेशन में आएंगे तो करके आओगे, तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो तुम करके आओगे, गारंटी करके आओगे। इसकी मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताई हुई है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके न्यूमेरिकल वाली वीडियो को देख लेना। देन अगले टॉपिक की ओर आ जाते हैं, अगले चैप्टर की ओर, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसमें तुम्हें राइट हैंड थंब रूल एक कर लेना है, राइट हैंड थंब रूल गारंटी आएगा, ठीक है। फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कर लेना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, उन तीनों तरह के वायर्स को अच्छे से समझ के जाना है। फ्यूज, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, इससे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी बनने वाला है। और सोलिनॉइड को अच्छे से समझ लेना क्या होता है, और उसके डायग्राम को भी समझ लेना। इतना कर लोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा और पूछा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे तुम्हारा लिख दिया है। एंड लास्ट चैप्टर आ जाते हैं, लास्ट चैप्टर में जो कि है तुम्हारा आवर इन्वायरमेंट। इसमें तुमको करना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ लेना, क्या क्या होता है, डिफरेंसेस थोड़ा कर लेना। ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्वेश्चन 100% तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। फूड चेन और फूड वेब से क्वेश्चन बनेंगे। बायोमैग्निफिकेशन से भी क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ट्रॉफिक लेवल्स या फिर 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। एंड गार्बेज डिस्पोजल के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है, 4-5 मेथड्स होगा, इसको समझ लेना। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है, इसको समझ लेना। तो बस इतना कर लेते हो तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन और तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे तुमको करवाए हैं ना, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इतना कर लियो तो तुम अपने बोर्ड के परीक्षा में 70+ स्कोर इजीली करके आ जाओगे, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी और भी अगर कुछ चाहिए होगा स्टडी मटेरियल्स तो कमेंट करना। एंड वैसे तो हम अपना स्टडी मटेरियल जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं,
अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका दिया हुआ है, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।